इस वीडियो में हम एल्कीन्स के टूटने को या एल्कीन्स की क्लीवेज को रिएक्शन ओजोनोलाइसिस से देखेंगे। तो यहाँ उल्टे हाथ पर मेरे पास मेरा जेनेरिक एल्कीन मौजूद है और पहले मरहले में हम इस एल्कीन में O3 शामिल करेंगे जो कि ओजोन होता है। दूसरे मरहले में हम इसमें DMS यानी कि डाइमिथाइल सल्फाइड शामिल करेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि हम दूसरे मरहले में दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, तो इसलिए आप वही याद कीजिएगा जो आपके टीचर आपको बताएंगे। अगर आप DMS इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स में एल्डिहाइड का मिक्सचर और कीटोन का मिक्सचर मिलेगा, जो कि इस चीज़ पर मुनहसर है कि आपकी इब्तदाई एल्कीन से क्या जुड़ा हुआ है। तो चलिए ओजोन के डॉट स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो यहाँ उल्टे हाथ पर ओजोन का मुमकिना डॉट स्ट्रक्चर मौजूद है और हम यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हरकत करवाकर इन दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाकर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और अब इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद ऑक्सीजन पर धकेल दिया है। तो चलिए अब दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं। सीधे हाथ पर मेरे पास दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ अब सीधे हाथ पर इस ऑक्सीजन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के दो लोन पेयर्स हैं। बीच वाले ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर मौजूद है और सबसे उल्टे हाथ पर मौजूद ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स के तीन लोन पेयर्स हैं। तो अब सबसे उल्टे हाथ वाले ऑक्सीजन के पास -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है और यहाँ इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज है। इसलिए ये दोनों हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। याद रहे कि असल मॉलिक्यूल इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है। तो चलिए अब इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ इस सीधे हाथ वाले स्ट्रक्चर को लूंगी। तो हम यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे जिसके सबसे बाएं वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज है और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के सीधे हाथ वाले ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए अब अपना एल्कीन बना देती है। तो यहाँ हमारा एल्कीन है जो कि अभी नामालूम सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ मौजूद है। अगर हम मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर इस कार्बन पर हमला करेगा जो कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दरअसल यहाँ मौजूद इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस ऑक्सीजन पर धकेलेंगे। तो यहाँ ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक साथ हरकत। तो चलिए अब इन इलेक्ट्रॉन्स की हरकत का नतीजा यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ उल्टे हाथ पर मौजूद ऑक्सीजन अब इस उल्टे हाथ वाले कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन के पास अब सिर्फ इस सीधे हाथ वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड है। सीधे हाथ वाला कार्बन अब इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और फिर ये दो ऑक्सीजन बीच में इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स के दो लोन पेयर्स हैं। तो यूं हमारे मुताद्दिद इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं। तो चलिए अब इन्हें आगे सही तरीके से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ रंग से बना देते हैं। तो भाई मैं कहूंगी कि ये नीले इलेक्ट्रॉन्स ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बनाया। मैं कहूंगी कि यहाँ ये लाल वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड बनाया। फिर आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ मौजूद ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कुछ कमजोर है, तो ये गैर मुस्तहकम या अनस्टेबल है और हमारे पास यहाँ इस मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। तो इनमें से एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मैकेनिज्म के अगले मरहले में टूट जाएगा। तो मैं इनमें से कोई सा भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ले सकती हूँ क्योंकि ये एक जैसे या सिमेट्रिकल हैं। यहाँ मैं ये कहूंगी कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हमारे मैकेनिज्म के अगले हिस्से में टूट जाएगा। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स और इस ऑक्सीजन की यहाँ पर हरकत के बारे में सोचें तो इससे इन दो कार्बन में मौजूद बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि यहाँ सीधे हाथ वाले कार्बन के पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ धकेलेगा और फिर ये हरे वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो हमारा अनस्टेबल यानी गैर मुस्तहकम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। चलिए इसके टूटने पर हमें क्या मिलेगा हम वो बनाते हैं। तो उल्टे हाथ पर हमारे पास कार्बन है और अब इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड्स हैं
और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हैं। ये यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप बना देगा। फिर यहाँ सीधे हाथ वाला कार्बन 2 दूसरी चीजों से बॉन्ड बना रहा है और अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है और अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक लोन पेयर है। फिर ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर है, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो यहाँ हमारे पास -1 फॉर्मल चार्ज होगा। यहाँ मौजूद इस ऑक्सीजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज होगा और यहाँ सीधे हाथ पर हम कार्बोनाइल ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद ये चार्ज कंपाउंड कार्बोनाइल ऑक्साइड कहलाता है। मैकेनिज्म के अगले मरहले में अगर हम उल्टे हाथ पर कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में सोचें तो यहाँ मौजूद ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ताकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए। कार्बन कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खो देगा तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ऑक्साइड पर आपके पास ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के बिल्कुल बराबर में है और जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे को दूसरी तरफ धकेलते हैं या रिपेल करते हैं। तो यहाँ हम उल्टे हाथ पर इस कार्बोनाइल ग्रुप को पलटा देंगे। तो यहाँ हम इस कंपाउंड को उल्टे हाथ पर फ्लिप कर देंगे और अब मैं सीधे हाथ पर बिल्कुल इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप बनाने लगी हूँ। अच्छा, तो यहाँ हम अपने मैकेनिज्म को ही जारी रख रहे हैं। यहाँ मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप को उल्टे हाथ पर फ्लिप कर रही हूँ और यहाँ मैं कार्बोनाइल ग्रुप को वैसा ही रहने दूंगी, बिल्कुल इसी तरतीब में। तो यहाँ पर ये नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, यहाँ पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स इस ऑक्सीजन पर। और एक बार फिर हम इस कार्बोनाइल कंपाउंड को पोलराइज सोच सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ मौजूद ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो मैकेनिज्म के अगले मरहले में हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हमला मिलेगा। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहाँ इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर हमला करेगा और अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो ये इसके लिए बहुत सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर यहाँ मौजूद ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के पीछे जाएंगे जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन पर धकेलेगा। एक बार फिर हमारे पास यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं। तो अब हम इसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ ये मौजूद होगा। चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स बना देते हैं। हमारे हर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हैं, ये इस तरह से। अच्छा, एक बार फिर हम देखते हैं कि क्या हम इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ ये सब बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। तो चले इन इलेक्ट्रॉन्स को नीले रंग में देखते हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर मौजूद हैं, ये यहाँ इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक हमला करेंगे और ये वाला बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ ये नीला बॉन्ड इन नीले इलेक्ट्रॉन्स की नुमाइंदगी कर रहा है। अब अगर हम यहाँ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये लाल कार्बोनाइल ग्रुप ये यहाँ इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनाएंगे। फिर आखिरकार यहाँ मौजूद कार्बोनाइल ऑक्साइड पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर इस तरह से हरकत करेंगे। तो अब हमारे पास ये कंपाउंड मौजूद है। तो ये पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया है ना। ये यहाँ हमने अपनी एल्कीन में ओजोन शामिल किया है, सही है। अब हम आगे अपने डाइमिथाइल सल्फाइड पर चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सल्फर है और ये सल्फर 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और सल्फर के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स हैं। तो सल्फर पर इन पेयर्स में से एक पेयर यहाँ मौजूद इस ऑक्सीजन पर हमला करेगा और एक बार फिर अब हमारे पास कमजोर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद है ना। तो अब मैं इस कमजोर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को नुमाया कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा कमजोर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद है जो कि अब आगे टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और कार्बन के साथ ये बहुत सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे। आखिरकार ये नीले इलेक्ट्रॉन्स वापस इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ उल्टे हाथ पर कार्बन होगा। ये अब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हासिल कर लेगा। अब यहाँ सीधे हाथ पर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेगा
और फिर ये कार्बन दूसरी दो चीजों से भी जुड़ा हुआ है, और फिर ये सल्फर यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स है, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। सल्फर 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का 1 लोन पेयर मौजूद है, चूंकि पहले इसके पास यानी शुरू में इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर थे, जिसकी वजह से इस पर इस तरह से +1 फॉर्मल चार्ज मौजूद होगा। अब अगर हम यहाँ ऊपर इस सल्फर पर गौर करें तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हरकत करवा सकते हैं। अब अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास यहाँ सल्फर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होगा और इस पर 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होंगे। तब भी इसके पास इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर मौजूद होगा। तो अब हम इसकी शनाख्त DMSO या डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमने DMSO या डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बनाया है। सबसे अहम बात ये कि यहाँ नीचे हमने 2 कार्बोनाइल ग्रुप बनाए हैं। एक बार फिर बताती चलूं कि यहाँ एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन, ये इस बात पर मबनी होगा कि इससे क्या जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाया है। अब अगर हम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो यहाँ उल्टे हाथ पर ये लाल इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ हमारे कार्बोनाइल ग्रुप पर आ जाएंगे और यहाँ उल्टे हाथ पर ये हरे इलेक्ट्रॉन्स ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड को बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे। अच्छा, तो आखिरकार इतने बड़े मैकेनिज्म के बाद हमें एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर मिलेगा। चलें अब एक और मिसाल देखते हैं। इस एल्कीन को देखें, ये यहाँ हमारा एल्कीन मौजूद है और पहले मरहले में हम इसमें ओजोन शामिल करेंगे और दूसरे मरहले में हम इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड शामिल करेंगे। तो इस रिएक्शन के बारे में सोचने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले मैं इसे यहाँ दोबारा बना दूं। हम जानते हैं कि हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। हम यहाँ इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। हमने यहाँ उल्टे हाथ पर इसे नहीं बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद जरूर है। हम यहाँ इस डबल बॉन्ड को तोड़ने लगे हैं। तो एक तरीका ये है कि हम इस वाले हिस्से को मिटा दें। अगर हम इस वाले हिस्से को मिटाने के बारे में सोचें और इन कार्बन में से किसी एक में ऑक्सीजन शामिल करने के बारे में सोचें तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन शामिल करेंगे और यहाँ नीचे एक ऑक्सीजन शामिल करेंगे। यहाँ इसे देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो चले मैं इसे यहाँ दोबारा बना देती हूँ। तो नीचे अब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और ये कीटोन है और यहाँ पर ऊपर ये एल्डिहाइड मौजूद है। तो ये हैं आपके प्रोडक्ट्स। ये इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है। चलिए अब इसे यहाँ मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं। अगर हम इसे एक सीधी चेन की तरह बनाएं तो फिर पहले देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन है। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सीधा कर देते हैं। तो ये हमारे पास 6 कार्बन है। फिर यहाँ हमारे पास हमारा एल्डिहाइड मौजूद है जो कि ये वाला कार्बन है, यानी कुल मिलाकर 7 कार्बन मौजूद है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में एल्डिहाइड और कीटोन बनाए। एक बार फिर दोहराती चलूं कि दूसरे मरहले में मोहतात रहिएगा और जो आपके टीचर आपको इस्तेमाल करने का कहे ना, आप वही इस्तेमाल कीजिएगा।